बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डिकोडिंग फिज़िक्स। इस वीडियो में हम सेकंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लास्ट टॉपिक जो कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक फील्ड, इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करेंगे। तो हमारे साथ रहिए, सारे कंसेप्ट्स को सीखने की कोशिश कीजिए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि अ प्रोटॉन enters a uniform magnetic field if the angle between its velocity vector and the magnetic field vector is 0 degree, the proton's path will be। देखिए, जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है, और उस मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फोर्स है तो वो चार चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, ये मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है चार्ज पर। जितना किसी पार्टिकल का चार्ज ज़्यादा है तो उतना ही उस पर ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, कम चार्ज है तो कम मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। दूसरे नंबर पर डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, फिर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर, और तीसरे नंबर पे ये डिपेंड करता है एंगल पर। कौन से एंगल पर? मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बिटवीन जो एंगल है तो उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर एंगल पर जो फंक्शन अप्लाई हो रहा है तो वो साइन का फंक्शन है। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन में जो गिवन एंगल है तो वो 0 डिग्री है, एंड साइन 0 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू 0। जब भी 0 डिग्री पर साइन का फंक्शन अप्लाई होता है तो उसका आंसर 0 आता है। इसका मतलब है कि इस गिवन केस में, जो गिवन क्वेश्चन है, इसमें टोटल मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू 0, यानी इस चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो जब कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, ना तो उसका डायरेक्शन चेंज होगी, ना उसके स्पीड में चेंज आएगी, क्योंकि किसी भी बॉडी के स्टेट में चेंज लाने के लिए फोर्स की जरूरत होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है ना, या सेकंड है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो वो अपने स्ट्रेट लाइन में अपनी ही स्पीड के साथ मोशन को कंटिन्यू करेगा। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। An electron and a proton with the same velocity enter a uniform magnetic field perpendicular to the field lines. The radius of the path of electron compared to that of proton will be। अब दो चार्ज पार्टिकल है, एक है जनाब प्रोटॉन जिस पर चार्ज पॉजिटिव है, और एक है इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज नेगेटिव है। ये दोनों सेम वेलोसिटी के साथ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं और दोनों परपेंडिकुलर एंटर करते हैं। तो परपेंडिकुलर का मतलब कि दोनों पर फोर्स मैक्सिमम होगा। अब जब ये सपोज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड और ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में एंटर करते हैं परपेंडिकुलर, तो जब इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, यानी सर्कुलर शेप में या सर्कुलर पाथ में ये मोशन करेगा, और इस सर्कल का कोई रेडियस r होगा। तो उस रेडियस के बारे में हमसे पूछ रहे हैं कि वो रेडियस इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा होगा या प्रोटॉन के लिए ज़्यादा होगा। हमसे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस होगा वो प्रोटॉन से कम होगा या सेम होगा या क्या होगा। तो अब ये रेडियस किस चीज़ के इक्वल है, इसको हम निकाल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूला से। सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना ज़रूरी है, और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर mv² डिवाइड बाई r है, जो कि इस केस में इक्वल है qvb है। एक वेलोसिटी के साथ कैंसल आउट हो जाएगी, तो रेडियस विल बी इक्वल टू, रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा mv डिवाइडेड बाई qb। ठीक है, जो सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसका रेडियस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में फर्क किस चीज का है? जब वेलोसिटी दोनों का सेम है, एंगल सेम है, तो किस चीज का फर्क है? मास का फर्क है। प्रोटॉन का जो मास होता है या इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास
कम है तो उसका रेडियस क्या होगा? रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसका रेडियस भी स्मॉलर होगा। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूँ ताकि पूरा कंसेप्ट आपको समझ आए और आगे वाले जो क्वेश्चन है फिर उसको हम जल्दी जल्दी करें। A charged particle moves in a circle of radius r in a uniform magnetic field. If the magnetic field strength is double and the particle speed is halved, the new radius of the path will be. अब ये वही वाला क्वेश्चन है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड को डबल कर रहे हैं और पार्टिकल के स्पीड को हाफ कर रहे हैं। तो फिर रेडियस किस चीज के इक्वल होगा? तो रेडियस का फॉर्मूला हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। अब आर डैश सेकंड न्यू रेडियस हमने फाइंड करना है, तो वेलोसिटी को हम करेंगे हाफ और मैग्नेटिक फील्ड को हम करेंगे डबल। तो ये 2 नीचे जाकर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा एंड आर डैश विल बी इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स क्यू बी, और एम वी डिवाइड बाई क्यू बी इज इक्वल टू द फर्स्ट रेडियस आर डिवाइडेड बाई 4। So the new radius will be equal to r by 4. अगला क्वेश्चन है, a charged particle enters the uniform magnetic field, the magnetic force on the particle is। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन के बारे में हमसे पूछ रहा है। देखिए, मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर फार्मूला ये है कि दिस इज इक्वल टू क्यू एन टू वी क्रॉस बी। दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से हमें मैग्नेटिक फोर्स मिल रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट से जो भी रिजल्टेंट आता है वो हमेशा इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी, यानी मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के परपेंडिकुलर होगी। सो ऑप्शन सी है, परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड डजंट नो वर्क। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वर्क नहीं करता। क्यों वर्क नहीं करता? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर लगता है। अगर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है, और परपेंडिकुलर फोर्स कभी भी वर्क नहीं करता, वो सिर्फ बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करता है, यानी वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है और सेंट्रीपिटल फोर्स भी वर्क नहीं करता। सो द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। नेक्स्ट है, a proton in an alpha particle accelerated to the same potential difference enter a uniform magnetic field, the ratio of their kinetic energies will be। अगर हम एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से क्या करते हैं? एक्सेलरेट करते हैं और फिर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो क्या होगा? देखिए, जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किसी चार्ज पार्टिकल को तो उसको काइनेटिक एनर्जी मिलती है या उसको एक्सेलरेशन मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। वो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी। क्यू यहाँ पर चार्ज है और वी क्या है? वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए सेम है और काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल that is equal to 2 times charge on proton, यानी वो प्रोटॉन के चार्ज के डबल है इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल के, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी डबल होगी और इसका रेशो आएगा 2:1। नेक्स्ट है, a charged particle moves in a uniform magnetic field, the time period of its circular motion is independent of। जब भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, और वो टाइम जिसमें वो एक सर्कल को कंप्लीट करता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं या टाइम ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं, और ये टाइम पीरियड इक्वल होता है, दिस टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी। 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ये टाइम पीरियड 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, मास पर, चार्ज पर और मैग्नेटिक फील्ड पर, और इसको हम फ्रीक्वेंसी के लिए भी लिख सकते हैं, उल्टा करेंगे सिर्फ क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई एम कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर कहते हैं किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, तो इस फार्मूला में मास पर भी डिपेंड करते, चार्ज पर भी, मैग्नेटिक फील्ड पर भी, वेलोसिटी पर ये डिपेंड नहीं करते, यानी स्पीड इस फार्मूला में नहीं है। नेक्स्ट है, इन द वेलोसिटी सेलेक्टर चार्ज पार्टिकल मूव्स अनडिफ्लेक्टेड, दिस मीन्स दैट एक वेलोसिटी सेलेक्टर है, एक डिवाइस होता है
उसमें एक चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड मोशन करता है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट नहीं होता, वो अपने स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, जब भी कोई बॉडी, चाहे वो चार्ज बॉडी हो चाहे कोई भी बॉडी हो, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, ना उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब है कि इस बॉडी पर जो नेट फोर्स है वो जीरो है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा तो मतलब नेट फोर्स इज जीरो। तो अब इनमें वो वाला ऑप्शन ठीक होगा जहां पर नेट फोर्स इज जीरो। तो ऑप्शन ए, ओनली द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है, तो ये भी ठीक नहीं है क्योंकि नेट फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन द मैग्नेटिक फोर्स, इस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स है। सी है, द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, ये वाला ऑप्शन ठीक है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो इस केस में नेट फोर्स या टोटल फोर्स क्या होगा, वो जीरो होगा। टोटल फोर्स इज जीरो, तो पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, a proton and an electron moves with the same velocity and enter a uniform magnetic field perpendicular to the field. The ratio of their radii of curvature will be, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों परपेंडिकुलर एंगल पर एंटर होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। हमने इनके रेडियस का रेशो फाइंड करना है, यानी द रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला रेशियो हमने फाइंड करना है। तो रेडियस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, अगर वेलोसिटी भी सेम है, रेडियस के लिए हमने फार्मूला निकाला कि r इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। चार्ज दोनों पर सेम है, मैग्नीट्यूड में सिर्फ इसका साइन डिफरेंट है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मास सेम है, तो फर्क किस चीज़ में है, सॉरी वेलोसिटी सेम है, फर्क सिर्फ मास में है। प्रोटॉन का जो मास है, the mass of proton that is equal to 1836 times mass of electron, ठीक है। अब प्रोटॉन का मास 1836 टाइम्स ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन से, तो उसका रेडियस बी, यानी द रेडियस ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका रेडियस भी 1836 टाइम ग्रेटर होगा किस चीज़ से, इलेक्ट्रॉन से। तो 1836 रेशो 1। क्वेश्चन 10 है, a charged particle enters a region with both uniform electric field and uniform magnetic field. The particle's velocity remains constant. This implies that, देखिए तो वही वाला क्वेश्चन है कि एक चार्ज पार्टिकल ऐसे रीजन में एंटर करता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही मतलब स्पीड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, तो बस वही मतलब है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, जो कि ऑप्शन भी है। 11 है, the centrifugal force required for a charged particle circular motion, the magnetic field is provided by the magnetic force, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से आता है, मैग्नेटिक फोर्स से आता है। मैग्नेटिक फोर्स को हम मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स भी कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी की यहाँ पर कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये हो नहीं सकता, ठीक है। आगे है, द मैग्नेटिक फोर्स इन द चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय द फार्मूला, फार्मूला हमें गिवन है, ठीक है जनाब। तो इसका डायरेक्शन हम कौन से रूल से फाइंड करते हैं, तो डायरेक्शन कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड थंब रूल। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से हम फाइंड करते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल ये है कि सपोज चलिए मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला ही लेते हैं, दिस इज इक्वल टू क्यू एन टू वी क्रॉस बी। मैग्नेटिक फोर्स हमें मिलता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट से। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम अपने फिंगर्स को, राइट हैंड के फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रख लेंगे। अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो फिंगर्स को वेलोसिटी के डायरेक्शन में रख देंगे और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उसको कर्ल करेंगे, इस डायरेक्शन में दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करेंगे। तो जो हमारा थंब होगा, या इस केस में आउट ऑफ द बोर्ड, जिसके लिए हम डॉट का साइन लेते हैं आउट ऑफ द बोर्ड के लिए, यहाँ पर जब हम पॉइंट लिखते हैं स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर से, तो वो इसको मिटा देता है, ये हम लिखते हैं वो मिटा देते हैं इनी हाउ। तो ये आउट ऑफ द बोर्ड होगा, यानी कि राइट हैंड थंब रूल, थंब जो राइट हैंड का थंब होगा वो हमें मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देगा। अगला है, a charged particle moves in a helical path in a magnetic field. This happens when its velocity vector is, तीन कंडीशंस याद रखें, तीन कंडीशन।
जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री पर एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो देयर विल बी नो magnetic force will be zero and the charge particle will move in straight line। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जब कोई चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री एंगल पर एंटर करता है मतलब परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स विल बी मैक्सिमम, और मैक्सिमम का मतलब है कि द चार्ज पार्टिकल विल मूव इन सर्कुलर पाथ। और जब ये एंगल 0 डिग्री से ग्रेटर हो, थीटा इज कैसे हम लिख सकते हैं, 0 डिग्री से ग्रेटर हो और 90 डिग्री से कम हो, यानी बिटवीन 0 और 90 डिग्री हो, तो उस केस में क्या होगा कि ये चार्ज पार्टिकल ना तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा ना स्ट्रेट लाइन में, बल्कि दोनों की कम्बिनेशन, सर्कल में भी मूव करेगा और आगे की डायरेक्शन में भी जाएगा इस तरह। और इस पाथ को हम कहते हैं हेलिकल पाथ। तो हेलिकल पाथ में मूव करने के लिए डायरेक्शन कंडीशन यह है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो एट नॉन जीरो एंगल हो, यानी एंगल जीरो भी ना हो, नॉन 90 डिग्री हो, 90 डिग्री भी ना हो, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल थीटा पर हो, दो बस ना हो, 0 और 90 ना हो, बाकी कुछ भी हो। 14 है to charge particle with the charges q and 2q and masses m and 2m respectively enter a uniform magnetic field with the same velocity, the ratio of their periods of revolution will be। again वही वाला क्वेश्चन है। दो चार्ज पार्टिकल है, एक का चार्ज q है, दूसरे का चार्ज 2q, एक का मास m है और दूसरे का मास 2m है, और दोनों किसी यूनिफॉर्म फील्ड में एंटर करते हैं, तो हमने टाइम पीरियड के लिए इनका रेशियो निकालना है। तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई m डिवाइडेड बाई q बाई b। मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, नहीं सेम नहीं ना, यस मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मास और चार्ज में डिफरेंस है। तो देखिए दूसरे वाले के लिए हम पहले पॉइंट करते हैं, 2 पाई उसका मास 2m है और चार्ज उसका 2q है डिवाइडेड बाई b, तो 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा एंड टी डैश विल बी इक्वल टू t, यानी दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा। एक का मास m है और चार्ज q है, दूसरे का मास भी डबल है और चार्ज भी डबल है, तो डबल मास की वजह से पीरियड ज़्यादा होगी लेकिन डबल चार्ज की वजह से पीरियड कम होगी, ओवरऑल नेट इफेक्ट उसका 0 होगा। तो दोनों का टाइम पीरियड सेम, इसका मतलब है कि 1:1। इफ अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल, इट्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम। ठीक है, पैरेलल एंटर करेगा तो कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। 16 है, a beam of electron and a beam of proton move through a uniform magnetic field, which statement is correct। एक इलेक्ट्रॉन्स की बीम है और एक प्रोटॉन्स की बीम है। अच्छा, अब यहाँ पर बीम की बात हो रही है कि मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे प्रोटॉन्स है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल प्रोटॉन की बात नहीं हो रही। तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि दोनों बीम्स का जो मास है वो सेम है, दोनों बीम्स की जो वेलोसिटी है वो सेम है, क्योंकि बीम की बात है, सिंगल पार्टिकल की बात नहीं है। तो क्या पता इलेक्ट्रॉन के बीम में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन के बीम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पर कंसिडर ये करते हैं कि दोनों की मासेस सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो फिर क्या होगा, बोथ विल डिफ्लेक्टेड इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दोनों का चार्ज अपोजिट है। बोथ विल एक्सपीरियंस द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दोनों सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, तो ये भी ठीक नहीं है। क्या ठीक है या ठीक नहीं है? F इज इक्वल टू क्यू वी बी है। अगर वेलोसिटी दोनों के लिए सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो यस दोनों बीम्स जो है मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को सेम एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा। तो बी वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है और सी वाला भी करेक्ट है कि दे विल बी डिफ्लेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे और सेम फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। ये जो दो कंसिडरेशन है ना, ये हमने ली है। अगर ये हम कंसिडर ना करें, हम इलेक्ट्रॉन के मास को कम कंसिडर करें, प्रोटॉन को ज़्यादा कंसिडर करें, तो फिर जो है फोर्स स्टिल दोनों पर सेम होगा, क्योंकि फोर्स मास पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन उसका इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा है और ज़्यादा इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन का रेडियस कम होगा, उसके सर्कुलर पाथ का रेडियस कम होगा देन द प्रोटॉन, जिस पर पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं। 17 है, in a cyclotron
The frequency of alternating voltage is adjusted to be equal to the frequency of the charged particle circular motion. This frequency is known as the cyclotron frequency. बस सिंपली कहते हैं कि साइक्लोट्रॉन में हम जो अल्टरनेट वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी है उसको सर्कुलर मोशन की फ्रिक्वेंसी से एडजस्ट करते हैं। इस फ्रिक्वेंसी क्या कहते हैं? साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी कहते हैं। 18 है, a charged particle moves in a circular path in a magnetic field. The period of revolution depends on, period of revolution किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो मोमेंटम पर डिपेंड करता है? नहीं करता। देखिए इसको आसानी से समझे, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2πm डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो बस इसमें कौन सी वाली बात है? मोमेंटम पर डिपेंड करता है? नहीं करता है। ठीक है, यस। काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है? नहीं करता। वेलोसिटी पे डिपेंड करते? नहीं करता। चार्ज टू मास रेशो पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पर m बाई क्यू है, मास टू चार्ज रेशो है, लेकिन उसको उल्टा करके q बाई m भी हो सकता है। तो चार्ज टू मास रेशो का मतलब कि मास और चार्जेस चेंज होंगे तो जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो भी चेंज होगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी v into the magnetic field b, the magnetic force and it is directed toward the z axis। ये इस तरह का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझते हैं। ये x है, ये y है और ये z है। एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स है तो वो इस डायरेक्शन में है, z के डायरेक्शन में है। इफ वेलोसिटी इज अलोंग x एक्सिस, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए? इसको यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में समझते हैं तो ज़्यादा आसान होगी। कैसे? हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स है के डायरेक्शन में, ये हमें गिवन है कि दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू v क्रॉस b है, तो v इज इन द डायरेक्शन ऑफ i यूनिट वेक्टर, x के डायरेक्शन में है तो i क्रॉस दूसरा हमने फाइंड करना है। तो i के साथ क्रॉस में हम कौन सा यूनिट वेक्टर ले जिससे हमारा आंसर k आ जाए? तो हमें पता है कि i क्रॉस j इज इक्वल टू k, और j का मतलब क्या है? पॉजिटिव y एक्सिस। इस तरीके से ज़्यादा आसानी समझ आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन में मिलता है।